चौथी दोपहर। मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी। आंख लग जाने के थोड़ी देर बाद सहसा उमस चीरते हुए हवा का एक झोंका आया और फिर तो इतने तेज झकोरे आने लगे कि नीम की शाखें झूम उठी। थोड़ी देर में तारों का एक काला पर्दा छा गया। हवाएं अपने साथ बादल ले आई थी। सुबह हम लोग बहुत देर तक सोए क्योंकि हवा चल रही थी और धूप का कोई सवाल नहीं था। पता नहीं देर तक सोने का नतीजा हो या बादलों का, क्योंकि कालिदास ने भी कहा है रम्याणी विक्षे मधुरांश। पर मेरा मन बहुत उदास सा था और मैं लेटकर कोई किताब पढ़ने लगा, शायद स्कंदगुप्त, जिसमें अंत में नायिका देवसेना राग विहाग में आह वेदना मिली विदाई गाती है और घुटने टेक कर विदा मांगती है। इस जीवन के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा, और उसके बाद अनंत विरह के साथ पर्दा गिर जाता है। उसको पढ़ने से मेरा मन और भी उदास हो गया और मैंने सोचा चलो माणिक मुल्ला के यहाँ ही चला जाए। मैं पहुँचा तो देखा कि माणिक मुल्ला चुपचाप बैठे खिड़की की राह बादलों की ओर देख रही हैं और कुर्सी से लटकाए हुए दोनों पाँव धीरे धीरे हिला रहे हैं। मैं समझ गया कि माणिक मुल्ला के मन में कोई बहुत पुरानी व्यथा जाग गई है, क्योंकि ये लक्षण उसी बीमारी के होते हैं। ऐसी हालत में साधारणतः माणिक जैसे लोगों की दो ही प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर कोई उनसे भावुकता की बात करे तो वे फौरन उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, पर जब वह चुप हो जाएगा तो धीरे धीरे खुद वैसी ही बातें छेड़ देंगे। यही माणिक ने भी किया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है तो वे हंसे, और मैंने जब कहा कि कल रात के सपने ने मेरे मन पर बहुत असर डाला है तो वे और भी हंसे और बोले, उस सपने से तो दो ही बातें मालूम होती है। क्या? मैंने पूछा। पहली तो यह है कि तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है। दूसरी यह कि तुमने डांटे की दिवाइना कॉमेडिया पढ़ी है, जिसमें नायक को स्वर्ग में नायिका मिलती है और उसे ईश्वर के सिंहासन तक ले जाती है। जब मैंने झेप कर यह स्वीकार किया कि दोनों बातें बिल्कुल सच हैं तो फिर वे चुप हो गए और उसी तरह खिड़की की राह बादलों की ओर देखकर पाँव हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद बोले, पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है, मुझे तो बादलों को देखकर वैसा लगता है जैसे उस घर को देखकर लगता है जिसमें हमने अपना हंसी खुशी से बचपन बिताया हो और जिसे छोड़कर हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हो और भूलकर फिर उसी मकान के सामने बरसों बाद आ पहुँचे हो। जब मैंने स्वीकार किया कि मेरे मन में भी यही भावना होती है तो और भी उत्साह में भरकर बोले, देखो, अगर जिंदगी में फूल ना होते, बादल ना होते, पवित्रता ना होती, प्रकाश ना होता, सिर्फ अंधेरा होता, कीचड़ होता, गंदगी होती, तो कितना अच्छा होता। हम सब उसमें कीड़े की तरह बिलबिलाते और मर जाते। कभी अंतःकरण में किसी तरह की छटपटाहट न होती, लेकिन बड़ा अभागा होता है वह दिन जिस दिन हमारी आत्मा पवित्रता की एक झलक पा लेती है, रोशनी का एक कण पा लेती है, क्योंकि उसके बाद सदियों तक अंधेरे में कैद रहने पर भी
रोशनी की प्यास उसमें मर नहीं पाती, उसे तड़पाती रहती है। वह अंधेरे से समझौता कर ले पर उसे चैन कभी नहीं मिलती। मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत था, पर लिख चाहे थोड़ा बहुत लो। मुझे उन दिनों अच्छी हिंदी बोलने का इतना अभ्यास नहीं था, अतः उनकी उदासी से सहमति प्रकट करने के लिए मैं चुपचाप मुंह लटकाए बैठा रहा था, बिल्कुल उन्हीं की तरह मुंह लटकाए हुए बादलों की ओर देखता रहा और नीचे पांव झुलाता रहा। माणिक मुल्ला कहते गए, अब यही प्रेम की बात लो। यह सच है कि प्रेम आर्थिक स्थितियों से अनुशासित होता है, लेकिन मैंने जो जोश में कह दिया था कि प्रेम आर्थिक निर्भरता का ही दूसरा नाम है, यह केवल आंशिक सत्य है। इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि प्यार। यहाँ माणिक मुल्ला रुक गए और मेरी ओर देखकर बोले, क्षमा करना, तुम्हारी अव्यस्त शैली में कहूँ तो इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्यार आत्मा की गहराइयों में सोए हुए सौंदर्य के संगीत को जगा देता है। हमें अजब सी पवित्रता, नैतिक निष्ठा और प्रकाश भर देता है आदि आदि। लेकिन क्या? मैंने पूछा। लेकिन हम सब परंपराओं, सामाजिक परिस्थितियों, झूठ बंधनों में इस तरह कसे हुए हैं कि उसे सामाजिक स्तर ग्रहण नहीं करा पाते, उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाते और बाद में अपनी कायरता और विवशताओं पर सुनहरा पानी फेरकर उसे चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। इस रोमानी प्रेम का महत्व है, पर मुसीबत यह है कि वह कच्चे मन का प्यार होता है। उसमें सपने, इंद्रधनुष और फूल तो काफ़ी मिकदार में होते हैं, पर वह साहस और परिपक्वता नहीं होती जो इन सपनों और फूलों को स्वस्थ सामाजिक संबंध में बदल सके। नतीजा यह होता है कि थोड़े दिन बाद यह सब मन से उसी तरह गायब हो जाता है जैसे बादल की छां। आखिर हम हवा में तो नहीं रहते हैं, और जो भी भावना हमारे सामाजिक जीवन की खाद नहीं बन पाती, जिंदगी उसे झाड़ झंझाड़ कर उखाड़ फेंकती है। ओंकार, श्याम और प्रकाश भी तब तक आ गए थे और हम सब लोग मन ही मन इंतजार कर रहे थे कि माणिक मुल्ला कब अपनी कहानी शुरू करे, पर उनकी खोई सी मनस्थिति देखकर हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में माणिक मुल्ला खुद हम लोगों के मन की बात समझ गए और सहसा अपने विवाह स्वप्नों की दुनिया से लौटते हुए फीकी हंसी हंसकर बोले, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे बादलों के दिन मुझे बार बार याद आ जाती है। अजब थी वह लड़की। इसके बाद माणिक मुल्ला ने जब कहानी प्रारंभ की, तभी मैंने टोका और उनको याद दिलाई कि उनकी कहानी में समय का विस्तार इतना सीमाहीन था कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से चलता गया और वे विवरण में इतनी तेजी से चले कि व्यक्तिक मनोविश्लेषण और मनस्थिति निरूपण पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। माणिक मुल्ला ने पिछली कहानी की इस कमी को स्वीकार किया, लेकिन लगता है अंदर अंदर उन्हें कुछ लगा, क्योंकि उन्होंने चिढ़कर बहुत कड़वे स्वर में कहा, अच्छा लो, आज की कहानी का घटनाकाल केवल 24 घंटों में ही सीमित रहेगा। 19 जुलाई सन 1900 को सायंकाल 6 बजे से 30 जुलाई सायंकाल 6 बजे तक, और उसके बाद उन्होंने कहानी प्रारंभ की।
खिड़की पर झूलते हुए जॉर्जट के हवा से भी हल्के पर्दों को चूमते हुए शाम के सूरज की उदास पीली किरणों ने झांक कर उस लड़की को देखा जो तकिए में मुंह छिपाए सिसक रही थी। उसकी रूखी अलके खारे आंसू से धुले कालों को छू कर सिहर उठती थी। चंपे की कलियों से उसकी लंबी पतली कलात्मक उंगलियां, सिसकियों से कांप कांप उठने वाला उसका सोनजूही सा तन, उसके गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से होठ और कमरे का उदास वातावरण। पता नहीं कौन सा वह दर्द था जिसकी उदास उंगलियां रह रह कर उसके व्यक्तित्व के मृणाल तंतुओं के संगीत को झकझोर रही थी। थोड़ी देर बाद वह उठी। उसकी आंखों के नीचे एक हल्की पालसाई छां थी जो सूज आई थी। उसकी चाल हंस की थी, पर ऐसे हंस की जो मानसरोवर से ना जाने कितने दिनों के लिए विदा ले रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और लगा जैसे हवा में केसर के डोरे बिखर गए हों। वह उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। हवाओं से जॉर्जट के पर्दे उठकर उसे गुदगुदा जाते थे, कभी कानों के पास, कभी होठों के पास, कभी। खैर, बाहर सूरज की आखिरी किरणें नीम और पीपल के शिखरों पर सुनहरी उदासी बिखेर रही थी। क्षितिज के पास एक गहरी जामुनी परत जमी थी जिस पर गुलाब बिखरे हुए थे, और उसके बाद हल्की पीली आंधी की आभा लहरा रही थी। आंधी आने वाली है बेटी, चलो खाना खा लो, माँ ने दरवाजे पर से कहा। लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया। माँ कुछ नहीं बोली, इसरार भी नहीं किया। माँ की अकेली लड़की थी। घर भर में माँ और बेटी ही थी। बेटी समझो तो बेटा, समझो तो। बेटी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माँ थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, चली गई। लड़की सोनी सोनी आंखों से चुपचाप जामुनी रंग के घिरते हुए बादलों को देखती रही और उन पर धधकते हुए गुलाबों को और उन पर खिलती हुई आंधी को। शाम ने दुधलके का सुरमई दुपट्टा ओढ़ लिया। वह चुपचाप वहीं बैठी पेले की बनी हुई कला प्रतिमा की तरह निगाहों में रह रहकर नरगिस, उदास और लजीली नरगिस झूम जाती थी। कहिए जनाब। माणिक ने प्रवेश किया तो वह उठी और चुपचाप लाइट ऑन कर दी। माणिक मुल्ला ने उसकी क्षीण मनस्थिति, उसका अश्रुसिक्त मौन देखा तो रुक गए और गंभीर होकर बोले, क्या हुआ लिली? लिली? कुछ नहीं, लड़की ने हंसने का प्रयास करते हुए कहा, मगर आंखें डबडबा आई और वह माणिक मुल्ला के पांवों के पास बैठ गई। माणिक ने उसके बूंदों में उलझी एक सूखी लट को सुलझाते हुए कहा, तो नहीं बताओगी? हम कभी छिपाते हैं तुमसे कोई बात? नहीं, अब तक तो नहीं छिपाती थी, आज से छिपाने लगी हो। नहीं, कोई बात नहीं, सच मानो। लड़की ने, जिसका नाम लिली था, लिली नाम से पुकारी जाती थी, माणिक की कमीज के कांच के बटन खोलते और बंद करते हुए कहा, अच्छा मत बताओ, हम भी अब तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। माणिक ने उठने का उपक्रम करते हुए कहा, तो चले कहाँ? वह माणिक के कंधे पर झुक गई। बताती तो हूँ। तो बताओ। लिली थोड़ा झेंप गई और फिर उसने माणिक की हथेली अपनी सूजी पलकों पर रख कर कहा,
हुआ ऐसा कि आज देवदास देखने गए थे, कमनू भी थी साथ। खैर, उसकी समझ में आई नहीं, मुझे पता नहीं कैसा लगने लगा। माणिक, क्या होगा बताओ? अभी तो एक दिन तुम नहीं आते हो तो ना खाना अच्छा लगता है ना पढ़ना, फिर महीनों महीनों तुम्हें नहीं देख पाएंगे। सच, वैसे चाहे जितना हंसते रहो बोलते रहो, पर जहाँ इस बात पर ध्यान आया कि मन को जैसे पाला मार जाता है। माणिक कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में एक करुण व्यथा झलक आई और चुपचाप बैठे रहे। आंधी आ गई थी और मेज के नीचे सिनेमा के 2 आधे फटे हुए टिकट आंधी की वजह से तमाम कमरे में घायल तितलियों के जोड़े की तरह इधर उधर उड़कर दीवारों से टकरा रहे थे। माणिक के पांवों पर टप से एक कर आंसू चूर पड़ा तो उन्होंने चौंक कर देखा। लिली की पलकों में आंसू छलक रहे थे। उन्होंने हाथ पकड़कर लिली को पास खींच लिया और उसे सामने बिठाकर उसके 2 नन्हे उजले कबूतरों जैसे पाँवों की उंगलियों से धारियां खींचते हुए बोले, छी, यह सब रोना धोना हमारी लिली को शोभा नहीं देता। यह सब कमजोरी है, मन का मोह और कुछ नहीं। तुम जानती हो कि मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए मोह नहीं रहा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी अधिकार की भावना नहीं रही। अगर हम दोनों जीवन में एक दूसरे के निकट आए भी तो इसलिए कि हमारी अधूरी आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण बनाए, एक दूसरे को बल दे, प्रकाश दे, प्रेरणा दे, और दुनिया की कोई भी ताकत कभी हमसे हमारी इस पवित्रता को नहीं छीन सकती। मैं जानता हूँ कि तमाम जीवन में मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा, जिन परिस्थितियों में भी रहूँगा, तुम्हारा प्यार मुझे बल देता रहेगा। फिर तुम में इतनी अस्थिरता क्यों आ रही है? इसका मतलब यह है कि पता नहीं मुझ में कौन सी कमी है कि तुम्हें वह आस्था नहीं दे पा रहा हूँ। लिली ने आंसू डूबी निगाहें उठाई और कायरता से माणिक की ओर देखा, जिसका अर्थ था, ऐसा ना कहो। मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ है तुम्हारा ही तो दिया हुआ है। पर लिली ने यह सब शब्दों से नहीं कहा, निगाहों से कह दिया। माणिक ने धीरे से उसी के आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए। बोले, जाओ मुंह धो आओ, चलो। लिली मुंह धोकर आ गई। माणिक बैठे हुए रेडियो की सुई इस तरह घुमा रहे थे कि कभी छम से दिल्ली बज उठता था, कभी लखनऊ की 1-2 अस्फुट संगीत लहरी सुनाई पड़ जाती थी, कभी नागपुर, कभी कलकत्ता। लिली चुपचाप बैठी रही। फिर उठकर उसने रेडियो ऑफ कर दिया और आकुल आग्रह भरे स्वर में बोली, माणिक, कुछ बात करो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माणिक हंसे और बोले, अच्छा, आओ बात करें। पर हमारी लिली जितनी अच्छी बात कर लेती है उतनी मैं थोड़े ही कर पाता हूँ। लेकिन खैर, तो तुम्हारी कमों की समझ में तस्वीर नहीं आई। कमों बड़ी कुंद जेहन है, लेकिन कोशिश हमेशा यही करती है कि सब काम में टांग अड़ाए। तुम्हारी जमुना से तो अच्छी ही है। जमुना के जिक्र पर माणिक को हंसी आ गई और फिर आग्रह से, बेहद दुलार और बेहद नशे से लिली की ओर देखते हुए बोले, लिली, तुमने स्कंद बुक खत्म कर डाली? हाँ, कैसी लगी? लिली ने सिर हिलाकर बताया कि बहुत अच्छी लगी। माणिक ने धीरे से लिली का हाथ अपने हाथों में ले लिया
और उसकी रेखाओं पर अपने कांपते हुए हाथ को रख कर बोली, मैं चाहता हूँ मेरी लिली उतनी ही पवित्र, उतनी ही सूक्ष्म, उतनी ही दृढ़ बने जितनी देवसेना थी। तो लिली वैसी ही बनेगी ना? किसी मानवोपरी देवताओं के संगीत से मुग्ध बोली हिरण की तरह लिली ने एक क्षण माणिक की ओर देखा और उनकी हथेलियों में मुंह छिपा लिया। वाह, उधर देखो लिली। माणिक ने दोनों हाथों से लिली का मुंह कमल के फूल की तरह उठाते हुए कहा। बाहर गली की बिजली पता नहीं क्यों जल नहीं रही थी, लेकिन रह रहकर बैंगनी रंग की बिजलियां चमक जाती थी और लंबी पतली गली, दोनों ओर के पक्के मकान, उनके खाली चबूतरे, बंद खिड़कियां, सूने बारजे, उदास छतें उन बैंगनी बिजलियों में जाने कैसे जादू के से रहस्यमय से लग रहे थे। बिजली चमकते ही अंधेरा चीर कर वे खिड़की से दिख पड़ते और फिर सहसा अंधकार में विलीन हो जाते, और उस बीच के एक क्षण में उनकी दीवारों पर तड़पती हुई बिजली की बैंगनी रोशनी लपलपाती रहती। बारजों की कोरों से पानी की धारें गिरती रहती, खम्भे और बिजली के तार कांपते रहते और हवाओं में बूंदों की झालरें लहराती रहती। सारा वातावरण जैसे बिजली के एक क्षीण आघात से कांप रहा था, डोल रहा था। एक तेज झोंका आया और खिड़की के पास खड़ी लिली बौछार से भीग गई और वोहों से माथे से बूंदें पोंछती हुई हटी तो माणिक बोले, लिली वहीं खड़ी रहो खिड़की के पास। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बूंदे मत पूछो। और लिली, यह एक लट तुम्हारी भीग कर झूल आई है, कितनी अच्छी लग रही है। लिली कभी चुपचाप लजाती हुई खिड़की के बाहर, कभी लजाती हुई अंदर माणिक की ओर देखती हुई बौछार में खड़ी रही। जब बिजलियाँ चमकती तो ऐसा लगता जैसे प्रकाश के झरने में कांपता हुआ नीलकमल। पहले माथा भीगा, लिली ने पूछा। हटे? माणिक बोले, नहीं। माथे से पानी गर्दन पर आया, बूंदें उसके गले में पड़ी सुनहरी मटरमाला को चूमती हुई नीचे उतरने लगी। वह सिहर उठी। सर्दी लग रही है? माणिक ने पूछा। एक अजब से अल्हड़ आत्मसमर्पण के स्वर में लिली बोली, नहीं, सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन तुम बड़े पागल हो। हूँ तो नहीं, कभी कभी हो जाता हूँ। लिली एक अंग्रेजी की कविता है, ए लिली गर्ल नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड स्पेस। एक फूल सी लड़की जो इस दुनिया के दुख दर्द के लिए नहीं बनी। लिली, यह कवि तुम्हें जानता था क्या? लिली, तुम्हारा नाम तक लिख दिया। हाँ, मैं तो ज़रूर जानता था। तुम्हें भी एक नई बात रोज़ सोचती रहती है। नहीं, देखो, उसने यहाँ तक तो लिखा है, एंड लॉगिंग आइज ऑफ वेड विद स्टम्बलर्स टीयर्स लाइक ब्लूएस्ट वर्ड्स ऑन थ्रू मिस्ट ऑफ रेन। लालसा भरी निगाहें उन्नीदे आंसू से आच्छादित, जैसे पानी की बौछार में धुंधली दिखने वाली नील झील। सहसा तड़प कर दूर कहीं बिजली गिरी और लिली चौंक कर भागी और बदहवास माणिक के पास आ गिरी। 2 पल तक बिजली की दिल दहला देने वाली आवाज़ गूंजती रही और लिली सहमी हुई गोरैया की तरह माणिक की बाहों के घेरे में खड़ी रही। फिर उसने आंखें खोली और झुककर माणिक के पांवों पर 2 गर्म होंठ रख दिए। माणिक की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश धीमी पड़ गई थी। सिर्फ छज्जों से, खपरेलों से टप टप की बूंदें चू रही थी। हल्के हल्के बादल
अंधेरे में उड़ जा रहे थे। सुबह लिली जागी, लेकिन नहीं, जागी नहीं। लिली को रात नींद नहीं आई थी। उसे पता नहीं कब माँ ने खाने के लिए जगाया, उसने कब मना कर दिया, कब और किसने उसे पलंग पर लेटाया। सिर्फ उसे इतना याद है कि रात भर वह पता नहीं किसके पाँवों पर सिर रखकर रोती रही। तकिया आंसुओं से भीग गया था, आंखें सूज आई थी। कम्मो सुबह ही आ गई थी। आज लिली को जेवर पहनाया जाने वाला था। शाम को 7 बजे लोग आने वाले थे। सास तो थी ही नहीं, ससुर आने वाले थे और कम्मो, जो लिली की घनिष्ठ मित्र थी, पर उस घर को सजाने का पूरा भार था। और लिली थी कि कम्मो के कंधे पर सिर रखकर इस तरह बिलखती थी कि कुछ पूछो मत। कम्मो बड़ी यथार्थवादिनी, बड़ी ही अभावुक लड़की थी। उसने इतनी सहेलियों की शादियां होते हुए देखी थी, पर लिली की तरह बिना बात के बिलख बिलख कर रोते किसी को नहीं देखा था। जब विदा होने लगे तो उस समय तो रोना ठीक है, वरना 4 बड़ी बुढ़ियां कहने लगेंगी कि देखो, आजकल की लड़कियां हया शर्म धो के पी गई हैं, कैसी ऊँट सी गर्दन उठाए ससुराल चली जा रही हैं। अरे, हम लोग थे कि रात रोते रोते भोर हो गई, और जब हाथ पांव पकड़ के भैया ने डोली में ढकेल दिया तो बैठे थे। एक ये है आदि। लेकिन इस तरह रोने से क्या फ़ायदा, और वह भी तब जब माँ या और कोई लोग सामने ना हो। सामने रोए तो एक बात भी है। बहरहाल कम्मो बिगड़ती रही और लिली के आंसू थमते ही ना थे। कम्मो ने काम जल्दी ही निपटा लिया, लेकिन वह घर में कह आई थी कि अब दिन भर वहीं रहेगी। कम्मो ठहरी, घूमने फिरने वाली कामकाजी लड़की। उसे ख्याल आया कि उसे एलनगंज जाना है, वहाँ से अपनी कढ़ाई की किताबें वगैरह वापस लानी है, और उसे एक क्षण चैन नहीं पड़ा। उसने लिली की माँ से पूछा। जल्दी से लिली को मार पीट कर जबरदस्ती तैयार किया और दोनों सखियां चल पड़ी। बादल छाए हुए थे और बहुत ही सुहावना मौसम था। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा था, जिनमें चिड़िया नहा रही थी। एलनगंज में अपना काम निपटा कर दोनों पैदल टहलने चल दी। थोड़ी ही दूर आगे बांध था, जिसके नीचे एक पुरानी रेल की लाइन गई थी, जो अब बंद पड़ी थी। लाइनों के बीच में घास उग आई थी और बारिश के बाद घास में लाल हीरों की तरह जगमगाती हुई वीर बहुटियां रेंग रही थी। दोनों सखियां वहीं बैठ गई। एक वीर बहुटी रह रह कर उस जंग खाए हुए लोहे की लाइन को पार करने की कोशिश कर रही थी और बार बार फिसल कर गिर जाती थी। लिली थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर बहुत उदास होकर कम्मो से बोली, कम्मो रानी, अब उस पिंजरे से निस्तार नहीं होगा। कहाँ ये घूमना फिरना, कहाँ तुम। कम्मो, जो एक घास की डंठल चपा रही थी, तमक कर बोली, देखो लिली गोड़ी, मेरे सामने ये असुआ ढरकाने से कोई फ़ायदा नहीं, समझी। हमें ये सब चोचला अच्छा नहीं लगता। दुनिया की सब लड़कियां तो पैदा हो के ब्याह करती है, एक तुम अनोखी पैदा हुई हो क्या। और ब्याह के पहले सभी ये कहती हैं, ब्याह के बाद भूल भी जाओगी कि वो कमबख्त किस खेत की बोली थी। लिली कुछ नहीं बोली, खिसियानी सी हंसी हंसती। दोनों सखियां आगे चली। धीरे धीरे लिली वीर बहुटियां बटोरने लगी। सहसा कम्मो ने उसे एक झाड़ी के पास पड़ी सांप की केंचुल दिखाई।
फिर दोनों एक बहुत बड़े अमरूद के बाग के पास आई और 2-3 बरसाती अमरूद तोड़कर खाए, जो काफी बकटे थे। और अंत में पुरानी कब्रों और खेतों में से होती हुई वे एक बहुत बड़े से पोखरे के पास आई, जहाँ धोबियों के पत्थर लगे हुए थे। केंचुल, बीर बहुटी, अमरूद और हरियाली ने लिली के मन को एक अजीब सी राहत दी और रो रो कर थके हुए उसके मन ने उल्लास की एक करवट ली। उसने चप्पल उतार दी और भीगी हुई घास पर टहलने लगी। थोड़ी देर में लिली बिल्कुल दूसरी ही लिली थी, हंसी की तरंगों पर धूप की तरह जगमगाने वाली। और शाम को 5 बजे जब दोनों घर लौटी तो उनकी खिलखिलाहट से मोहल्ला खिल उठा और लिली को बहुत कसकर भूख लग रही थी। दिन भर घूमने से लिली को इतनी जोर की भूख लग आई थी कि आते ही उसने माँ से नाश्ता मांगा। और जब अपने आप अलमारी से निकालने लगी तो माँ ने टोका कि खुद खा जाएगी तो तेरे ससुर क्या खाएंगे। तो हंस के बोली, अरे उन्हें मैं बचा कुचा अपने हाथ से खिला दूंगी, पहले चख तो लूं, नहीं बदनामी हो बाद में। इतने में मालूम हुआ कि वे लोग आ गए तो झट से वह नाश्ता आधा छोड़कर अंदर गई। कम्मो ने उसे साड़ी पहनाई, उसे सजाया संवारा, लेकिन उसे भूख इतनी लगी थी कि उन लोगों के सामने जाने से पहले वह फिर बैठ गई और खाने लगी। यहाँ तक कि कम्मो ने जबरदस्ती उसके सामने से तश्तरी हटा ली और उसे खींच ले गई। दिन भर खुली हवा में घूमने से और पेट भर खाने से सुबह लिली के चेहरे पर जो उदासी छाई थी वह बिल्कुल गायब हो गई थी। और उन लोगों को लड़की बहुत पसंद आई और पिछले दिन शाम को उसके जीवन में जो जलजला शुरू हुआ था वह दूसरे दिन शाम को शांत हो गया। इतना कहकर माणिक मुल्ला बोले, और प्यारे बंधुओं, देखा तुम लोगों ने, खुली हवा में घूमने और सूर्यास्त के पहले खाना खाने से सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियां शांत हो जाती है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला? खाओ, वजन बनाओ। हम लोगों ने उनके कमरे में टंगे फोटो की ओर देखते हुए एक स्वर में कहा। लेकिन माणिक मुल्ला ओंकार ने पूछा, यह आपने नहीं बताया कि लड़की को आप कैसे जानते थे, क्यों जानते थे, कौन थी यह लड़की? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं कहानी का घटना काल भी 24 घंटे रखूं और उसमें आपको सारा महाभारत और इंसाइक्लोपीडिया भी सुनाऊं। मैं कैसे जानता था, इससे आपको क्या मतलब? हाँ, यह मैं आपको बता दूं कि यह है लीला, वही लड़की थी जिसका ब्याह तन्ना से हुआ था और उस दिन शाम को महेश्वर दलाल उसे देखने आने वाले थे।